दीक्षा समारोह पूरे देश में हुआ, नागपुर में हर साल होता है, लाखों लोग शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। मैं कोई आतंकवादी वाली भाषा नहीं बोलता, मैं किसी को आतंकित नहीं करता, मैं जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करने वाली बात नहीं करता, मैं किसी की भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं करता। आज देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं और पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वो बेसिकली बीजेपी उनको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। मुद्दा गुजरात का चुनाव है। गुजरात के अंदर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल, इस वक्त तक सब लोग ये बात जानते हैं कि जो 22 प्रतिज्ञाएं सेरेमनी में ली गई वो वही प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने तब ली थी जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी के जो नेता हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को हवा दी है वो इस बात से अनजान थे, या आपको लगता है कि उन्होंने जानबूझकर इस इशू को इतना बड़ा बनाया? मैं समझता हूँ ये उन्होंने जानबूझकर इस इशू को इतना बड़ा बनाया, चूँकि उसी 5 अक्टूबर के दिन नागपुर की दीक्षा भूमि में भारत सरकार के दो केंद्रीय मंत्री फडणवीस जी और रामदास अठावले जी वहाँ शामिल हुए और वहाँ पे भी दीक्षा हुई, वहाँ पे भी 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई गई हैं। और ये आज से नहीं दोहराई जा रही। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नागपुर में दीक्षा भूमि में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और ये 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दी। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें किसी के धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात नहीं है। ये मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा गुजरात का चुनाव है। गुजरात के अंदर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है। सर बीजेपी से हटकर अगर अब हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो हमने नोटिस किया कि जब ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई तो पार्टी के किसी बड़े नेता का या लीडरशिप का कोई बयान नहीं आया, जिस तरीके के बयान मनीष सिसोदिया जी के लिए आए। यही तो बीजेपी चाहती है कि उनका बयान आए, चूंकि जो वो मुद्दा बनाना चाहती है, हमें इतनी बुद्धि और अकल है। हम कोई उनकी तरह कम पढ़े लिखे नेता नहीं हैं, हम पेशे से वकील भी हैं, सारे प्रोफेशनल पढ़े लिखे लोग आए हैं राजनीति में, अपना प्रोफेशन छोड़ के आए, देश को बदलने के लिए आए। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, मानव के कल्याण की भावना के अलग अनेकों हम लोगों ने योजनाएं बनाई हैं। लोग सब स्वाभिमान के साथ मिलजुल कर रहे हैं, कोई धार्मिक उन्माद ना हो, हम उस सिद्धांत के साथ आएँ। और ये लोग हैं केवल धर्म की, जाति की बात करते हैं, आतंक पैदा करते हैं। तो ये तो चाहते हैं कि ये मुद्दा बने। जब हमारे युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, बहन बेटी की इज्जत लूट के हत्या हो रही है और मंदिर प्रवेश पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी रिएक्ट करते हैं? एक भी रिएक्ट दिखा दो। जब वो रिएक्शन नहीं करते तो हम क्या इनकी राजनीति को सफल होने के लिए रिएक्ट करें? सर आपने अभी जैसे दो तीन बार आपने इसी इंटरव्यू में कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो चुप रहते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सीज होते हैं तो चुप रहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी नहीं है, एक अलग पार्टी है। आप लोग कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी बोलती है और जायज मुद्दों को उठाती है, लेकिन एक बात मुझे इस मौके पर याद आ रही है। मेरी माता जी हमेशा कहती थी, एक चुप 100 को हराता है। तो जहां जीत हासिल करनी है तो अगर कुछ देर के लिए चुप भी रहना पड़े। सर केजरीवाल जी की चुप्पी अमित शाह जी की चुप्पी से अलग कैसे है? मोदी साहब की चुप्पी से अलग कैसे है? उनकी चुप्पी है नफरत फैलाने वाली, चुप्पी में फर्क है। ये चुप्पी है नफरत को खत्म करने वाली। अच्छा सर, एक और बात याद आ गई इससे मुझे। कुछ दिनों पहले मनीष सिसोदिया जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, एक राजपूत हूँ। उन्होंने अपनी राजपूत आइडेंटिटी को काफ़ी एक खुले ढंग से असर्ट किया था। तो जब आप मुझे लगता है कभी कभी भावावेश में जो बचपन से लोग सीखते आए हैं, किताबों में पढ़ते आए हैं, उस तरह की बात हो जाती है। अदरवाइज़ वो मानवतावादी व्यक्ति हैं और शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरा उनका बड़ा नज़दीकी साथ है। मैं देखता हूँ कि वो गाड़ी में भी वो एजुकेशन के ऊपर किताबें पढ़ते रहते हैं। देश में हर व्यक्ति को, हर गरीब से गरीब बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले और एजुकेशन में क्या अच्छा किया जा सकता है, उस पर वो जिस तरह चिंतनशील हमेशा रहते हैं, उससे मेरी उनके साथ जो मित्रता है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो गई है।
सर आपके पर्सनल इक्वेशन हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे मनीष सिसोदिया जी के साथ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जब वो अपनी राजपूत आइडेंटिटी को ऐसे खुले में पब्लिक स्पेस में असर्ट कर सकते हैं, तो जब आप अपनी अम्बेडकराइट आइडेंटिटी को असर्ट करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है? आपको त्यागपत्र देना पड़ता है, उनके साथ तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई। मैं बिना किसी लाग लपेट पे कहना चाहूँगा कि राजनीति में समय और परिस्थितियों के हिसाब से लोगों को डिसीजन लेना चाहिए, वरना वो फिर राजनीति करने लायक नहीं है, फिर तो हार जाएंगे राजनीति में। तो हर मुद्दे पे ना तो जवाब देना जरूरी होता है और बुद्धि और विवेक से फैसले लेने होते हैं। सर आपके एक पुराना इंटरव्यू मैं देख रही थी, उसमें आपने कहा कि जो भी समारोह में हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, भारत का संविधान हमें ये फ्रीडम देता है कि हम कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, अपनी मर्जी का धर्म हम फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस बात में मानते हैं, आपकी पार्टी भी इस बात में मानती है, तो फिर रेजिग्नेशन की वजह क्या है, त्यागपत्र की वजह? रेजिग्नेशन की दो वजह हैं। एक कारण है आए दिन जो उत्पीड़न हो रहा है उसके ऊपर देश का कोई बड़ा नेता नहीं बोलता, देश के प्रधानमंत्री नहीं बोलते, देश के गृह मंत्री नहीं बोलते। एक तो मैं उससे बहुत ज़्यादा आहत हूँ, और दूसरी तरफ दीक्षा समारोह पूरे देश में हुआ, नागपुर में हर साल होता है, लाखों लोग शामिल होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम कोशिश की है। तो मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? राजेंद्र गौतम व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण बीजेपी को गुजरात से रोकना है और फिर पूरे देश से रोकना है। सर लेकिन उस वक्त आपकी केजरीवाल से जो बात हुई, अरविंद केजरीवाल जी से जो बात हुई, उसके बारे में थोड़ा, क्या पार्टी इसमें आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया रिजाइन करने के लिए, कि आपका चॉइस थी और पार्टी ने सपोर्ट? देखिए, ना तो वकील कभी प्रेशर में आते हैं, ना कोई वकील को कभी प्रेशर में ला सकता है। हम लोग बुद्धिवादी चिंतक होते हैं, तो हम विचार दिमाग से करते हैं। हमने दिमाग से चिंतन मनन किया और हमें लगा इस वक्त इन परिस्थितियों में यही मेरा कदम सबसे ज़्यादा उचित है, और मैंने ये फैसला ले लिया। आपने बार बार गुजरात चुनाव की बात की, तो आपको लगता है कि अगर आप मंत्री पद पर बने रहते तो उससे आम आदमी पार्टी को कुछ नुकसान होता गुजरात में? आपको लगता है चुनाव को देखकर पार्टी ने ये फैसला लिया है कि आपको पद से? नहीं, ये मैंने फैसला लिया, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पार्टी ने फैसला नहीं लिया, मैंने लिया। फैसला लिया तो पार्टी ने देखिए ऐसा है, आप थोड़ा इंतजार कीजिए गुजरात चुनाव तक, पहले बीजेपी को जरा जवाब देने दीजिए। बीजेपी जो बताए कि बीजेपी के नेता, केंद्रीय नेता जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, धमका रहे हैं इतने बड़े संप्रदाय को, और दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ अत्याचार जुल्म हो रहा है, उस पर बोलते नहीं हैं। प्रधानमंत्री गृह मंत्री चुप रहते हैं। मैं किसी के साथ गलत नहीं बोल रहा, मैं कोई आतंकवादी वाली भाषा नहीं बोलता, मैं किसी को आतंकित नहीं करता, मैं जाति और धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करने वाली बात नहीं करता, मैं किसी की भावनाओं को भड़काने वाली बात नहीं करता। लेकिन बीजेपी के नेताओं के और केंद्रीय मंत्रियों तक के ऐसे बयान, अक्सर ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें पूरी बहुत बड़ी कम्युनिटी को पूरी की पूरी को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं। रादर उनकी जो लैंग्वेज है वो आतंक पैदा करने वाली है। तो उनके खिलाफ तो ना तो पुलिस कोई एफआईआर दर्ज कर रही है, ना कोई कार्रवाई कर रही है। सर यही एक्चुअली मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला है कि हम अभी आपको दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा, आपके साथ पूछताछ भी की गई, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का फोकस क्या है, अगर आप उसके बारे में बताएंगे? और एट द सेम टाइम हमने देखा एक रैली रामलीला मैदान में हुई जहां भाजपा के एमपी और एमएलए ने कुछ विवादित बयान दिए, वहां पर भी आपको काफ़ी टारगेट किया गया। केवल विवादित नहीं दिए, विवादित तो छोटी बात होती है, उन्होंने आतंकित करने वाले बयान दिए, एक बड़े संप्रदाय को आतंकित करने वाले। के खिलाफ जो एक्शन लिया गया और उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश की जितनी जांच एजेंसियां हैं, और पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, वो बेसिकली बीजेपी उनको टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वो संविधान के द्वारा उनको ताकत मिलती है, वो ताकत बीजेपी ने नहीं दी है, वो ताकत भारत के संविधान से मिलती है। वो तो संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। और मैं एक पेशे से वकील आदमी हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, पहली बात तो ये कह दूँ। जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, और फिर मेरे फ़ोन पे धमकी दे रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं मैं डर जाऊँगा, तो मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। वो मुझे मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, एक राजेंद्र गौतम मरेगा तो 1 लाख पैदा होंगे। लेकिन ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक भारत से जातिवाद खत्म नहीं हो जाता।